टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कुल वैकेंसीज लगभग 753 या 755 है। इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसी में मैंने सारी चीजें बताई हैं कि क्या कुछ हम तैयारी करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए वैकेंसीज आई हैं, उनकी तैयारी हम यहाँ पर करें। पीआरटी आरआरबी पीआरटी का जो सिलेबस है वो आपका केवीएस पेडागोजी वाला ही सिलेबस है। ठीक है, केवीएस की जो पेडागोजी में 5 यूनिट है, वही डिट्टो यूनिट आरआरबी पीआरटी में है। तो उनकी सीरीज मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूं अपने दूसरे चैनल यानी कि एजुकेशन स्कॉलर्स पर भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, और एजुकेशन क्लासेस वाला जो मेरा चैनल है उस पर भी जो केवीएस पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी की सारी मतलब पहली और ऑलमोस्ट सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे आरआरबी पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सीरीज आप देख लीजिएगा, यानी कि केवीएस पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और मैं अलग से भी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दूंगी आरआरबी पीआरटी नाम से। अब आज की जो वीडियो है वो किन बच्चों के लिए है, यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी प्रोफेशनल एबिलिटी का सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चाहे वो टीजीटी के लिए कर रहे हो और पीजीटी के लिए कर रहे हो। टीजीटी और पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का वाला सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप टीजीटी के लिए कर रहे हो या पीजीटी के लिए कर रहे हो, तो उनका बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो उन दोनों के लिए, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए ये सीरीज रहेगी, और पीआरटी के लिए जो केवीएस पेडागोजी वाला सिलेबस है वही है, तो उनके लिए अलग से सीरीज पहले से ही जो वीडियोस बनी हुई हैं उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि केवीएस पेडागोजी के लिए मैंने वीडियोस बनाई थी, और अभी जो बाकी बची हुई थी वो मैं अभी डालने लग रही हूं। तो जो बच्चे आरआरबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये किन के लिए है? टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, हर एक में ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है ये कॉमन है, 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो सभी के लिए है ये। तो आरआरबी पीजीटी और टीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या कुछ सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपका पहला ही टॉपिक क्या है? वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो उसमें आपका इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी आ जाएगा और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी आ जाएगा। तो ये पहली क्लास है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को। अब इससे पहले मैं क्या क्या आप लोगों को बताना चाहूंगी वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। भाई एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, एजुकेशन के टाइप्स, फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी की ब्रांचेज क्या क्या है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है, एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या डिफरेंस होता है, फिलॉसफी के फंक्शन क्या क्या रहेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का, वो सारी वीडियोस। ठीक है, इंपैक्ट क्या रहेगा फिलॉसफी का एजुकेशन पर, तो ये सारी की सारी वीडियोस मैंने इंक्लूड कर दी है इस वाली प्लेलिस्ट में। कौन सी में? आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में मैंने इंक्लूड कर दी है, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी ये सारी की सारी वीडियोस बनाई थी। ठीक है, ये तो एजुकेशन और फिलॉसफी से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी वीडियोस थी वो सारी की सारी मैंने इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दी है। पहले आप उनको देखिएगा, फिर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पर आएगा। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में देखिए सारी की सारी हम नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ न्याय फिलॉसफी और वैशेषिका फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे, और इन दोनों फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी मैंने इंक्लूड किया है। ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं जो कि पहले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए जो टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के नाम से दिया गया। अब वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में आपकी इंडियन फिलॉसफीज भी आ जाएंगी, वेस्टर्न फिलॉसफीज भी आ जाएंगी। इंडियन फिलॉसफीज में आपकी ये सारी आ जाएंगी: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलॉसफी। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफीज में जो मेन है वो क्या है? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पैरेनलिज्म, मार्क्सिज्म और ह्यूमनिज्म। इन सारी फिलॉसफीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, यानी कि एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है और दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम, यानी कि इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्या है? जो वेदास में बिलीव करते हैं, यानी कि जो वेदों की सुप्रीमेसी को मानते हैं, जिसमें आपकी वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 फिलॉसफी आ जाएंगी किसमें? ऑर्थोडॉक्स स्कूल में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सी सिस्टम में आएंगी, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आएगी या अनऑर्थोडॉक्स में आएगी। ठीक है, और जो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम है उसमें क्या क्या आ जाएगा? जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक फिलॉसफी। इसके अलावा एक आजीविका भी होता है, वो भी अनऑर्थोडॉक्स में आता है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आजीविका भी जो है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आएगा। जो वेदास की
सुप्रीमेसी को रिजेक्ट करते हैं, जो वेदास में बिलीव नहीं करते। ठीक है, कौन कौन से? बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीविका। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में आपके ये 6 फिलॉसफीज आ जाएंगी। कौन कौन सी? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। इनके प्रोपोनेंट यानी कि इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन कौन है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फिलॉसफी किसके द्वारा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। तो न्याय फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो महर्षि गौतम के द्वारा इसको दिया गया है। एक गौतम बुद्धा की हम बात करेंगे जो बुद्धिज्म में हम पढ़ेंगे, तो वो गौतम बुद्ध की बात नहीं करें, गौतम मुनि अलग हैं। ठीक है, वैशेषिक कन्नड़ा, कन्नड़ा नहीं है, कनाद मुनि, हिंदी में हम क्या कहेंगे? कनाद मुनि। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी कपिल के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा दी गई है। योगा फिलॉसफी पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा बादरायन। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल में देखिए, ऑर्थोडॉक्स को हम आस्तिक वर्ग के नाम से जानते हैं और अनऑर्थोडॉक्स को नास्तिक वर्ग के नाम से जाना जाता है। नास्तिक, आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो गॉड में बिलीव करते हैं वो वाला आस्तिक नहीं करे, यानी कि आस्तिक का मतलब यहां पर क्या है? जो वेदों की सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। और जो नास्तिक वर्ग है वो क्या है? जो वेदास की ऑथोरिटी को रिजेक्ट करते हैं, जो वेदों में बिलीव नहीं करते। तो उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक फिलॉसफी आ जाएगी। तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो इसके प्रोपोनेंट कौन है? सिद्धार्थ गौतम, जिसको हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। जैनिज्म वर्धमान महावीर स्वामी, जिसको हम कहते हैं। और चारवाक बृहस्पति के द्वारा दी गई है। कहीं पर आपको चारवाक मुनि का नाम भी मिल जाएगा, क्योंकि जो चारवाक थे वो बृहस्पति के ही एक शिष्य थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई चारवाक फिलॉसफी मेनली क्या है? बृहस्पति है। इनके जो प्रोपोनेंट हैं वो बृहस्पति हैं और जो चारवाक थे वो बृहस्पति के ही शिष्य थे। तो किसी बुक में मतलब कुछ डिस्प्यूट के कारण कहीं पर आपको चारवाक का नाम भी, तो अगर आपको बृहस्पति आता है, बृहस्पति और चारवाक दोनों है, तो आप बृहस्पति के साथ जाएंगे। अगर आपको बृहस्पति नहीं दे रखा, चारवाक फिलॉसफी के बारे में चारवाक का ही नाम दे रखा है, तो आप चारवाक के साथ जाएंगे। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने बताने के लिए, सिर्फ एक चीज इंक्लूड करने के लिए यहां पर ये स्लाइड इंक्लूड की है कि भाई दो वर्ग जो कि मैं बता ही चुकी हूं, आस्तिक यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो वेदास की सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, नास्तिक जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं, जो वेदों की ऑथोरिटी को नहीं मानते। ठीक है, अब आस्तिक वर्ग में क्या आता है कि भाई कुछ फिलॉसफी ऐसी है जिनका जो टेक्स्ट है वो किस पर बेस्ड है? वैदिक टेक्स्ट है। ठीक है, जो मतलब ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वेदांत, इनका जो टेक्स्ट है वो क्या है? वैदिक टेक्स्ट है। और कुछ इंडिपेंडेंट ग्राउंड है जिसमें सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक आ जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि भाई वेदांत फिलॉसफी या पूर्व मीमांसा का जो टेक्स्ट है वो किस पर बेस्ड है, यानी कि वैदिक टेक्स्ट से रिलेटेड है ये। और ये दूसरी क्या है? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये इंडिपेंडेंट ग्राउंड है। और नास्तिक वर्ग में आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीविका, जो कि मैं इंक्लूड नहीं करूंगी आगे भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। ऑर्थोडॉक्स जिसको हम आस्तिक वर्ग कहेंगे, अनऑर्थोडॉक्स जिसको नास्तिक वर्ग कहेंगे। ठीक है, आस्तिक का मतलब जो वेदास में बिलीव करते हैं, जो वेदास की ऑथोरिटी को, सुप्रीमेसी को मानते हैं। नास्तिक का मतलब जो वेदास में बिलीव नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स में 6 फिलॉसफीज आएंगी जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। और नास्तिक वर्ग में कौन कौन सी आएंगी? बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्याय फिलॉसफी और वैशेषिक फिलॉसफी को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्याय फिलॉसफी। देखिए, न्याय फिलॉसफी क्या है? आस्तिक वर्ग में आती है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, हिंदी के बच्चों के लिए भी मैंने हिंदी में भी मटेरियल इंक्लूड कर दिया है, साथ साथ जो स्लाइड थी उसमें जहां पर मुझे टफ लगा वहां पर मैंने हिंदी में भी इंक्लूड कर दिया है। अब न्याय फिलॉसफी क्या है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंतर्गत आएगी। अब ये जो वर्ड है न्याय, न्याय का मतलब आप न्याय से मतलब समझ पा रहे होंगे। न्याय का मतलब जस्टिस, जजमेंट, रूल, मेथड। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? महर्षि गौतम, जिसको अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस पर बेस्ड है? इसमें न्याय सूत्र, इसका जो टेक्स्ट लिखा गया है वो क्या है? न्याय सूत्र, जिसमें कितने सूत्र है? 528। ये पूछा जा सकता है कितने न्याय सूत्र हैं? 528, यानी कि 528 न्याय सूत्रों पर आधारित है, जिनको 5 अध्याय में डिवाइड किया गया है, 5 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए न्याय फिलॉसफी का जिस्ट या कोर की अगर हम बात करें तो न्याय फिलॉसफी किस पर बेस्ड है? लॉजिक, जजमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि न्याय फिलॉसफी कहती है कि भाई अगर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, किसी चीज के बारे में लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें लॉजिक और जजमेंट की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं, तो वो
चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि वो नॉन एक्सेप्टेबल है। आपके लिए कब एक्सेप्टेबल है? जब आप उस चीज के बारे में तर्क देंगे, आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है, तभी वो चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल है। अब न्याय फिलॉसफी को दूसरे भी किस किस नाम से जाना जाता है ये भी पता होना चाहिए। इसको तर्क शास्त्र, यानी कि तर्क का मतलब रीजनिंग से रिलेटेड है, साइंस ऑफ रीजनिंग। प्रमाण शास्त्र, प्रमाण की बात की गई है, लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी की बात की गई है। हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ कॉज। हेतु का मतलब क्या है? कॉज, साइंस ऑफ कॉज, कारण। वाद विवाद यानी कि साइंस ऑफ डिबेट की बात की गई है। अन्वीक्षिकी का मतलब साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी। तो किस किस नाम से जाना जाता है? तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विवाद, अन्वीक्षिकी यानी कि साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी। ये इसके दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब न्याय फिलॉसफी, किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, किसी भी फिलॉसफी के बारे में हम बात करते हैं तो रियलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, ठीक है। तो नॉलेज की हम बात करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या रहेंगे, नॉलेज कहां से आती है। तो न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। टू टाइप्स है, कौन कौन से? एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज और दूसरे है इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि हाउ टू गेट नॉलेज, यानी कि नॉलेज के साधन क्या क्या है। तो दो सोर्सेज बताए गए हैं, एक है वैलिड सोर्स और दूसरा है इनवैलिड सोर्स। वैलिड सोर्स को परमा या हम हिंदी में कहेंगे परमेय, ठीक है, और इनवैलिड सोर्स को अपरमेय के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो परमेय वैलिड सोर्स है उसमें चार सोर्सेज आ जाएंगे, कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन। परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ठीक है, इसको प्रमाण भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, भाई बिल्कुल आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया उस चीज को, तो उसके आधार पर जो नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। इसके बाद है इन्फेरेंस का मतलब अनुमान, यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने लॉजिकल डिडक्शन के थ्रू जो चीजें आपने सीखी है, भाई किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसके बारे में आप अनुमान लगा रहे हैं। इसके बाद वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि शब्दों के द्वारा, यानी कि नॉलेज फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। भाई किसी शब्द मतलब कुछ चीज लिखी हुई है, बुक्स में लिखी हुई है, तो हर एक पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते। जैसे वेदों की बात करते हैं तो वेदों को ब्रह्मा के शब्द माना गया, तो वो क्या है? वो ट्रस्टेड सोर्सेज है, ठीक है, शब्दों के द्वारा जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कंपैरिजन का मतलब जो आप तुलना करके चीजें सीखते हैं उसको क्या कहा गया है? कंपैरिजन या उपमान, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण और उपमान, ये वैलिड सोर्स बताए गए हैं न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। इनवैलिड सोर्स में क्या क्या आ जाएगा? इसमें दो तरह की बात की गई है, एक है अनुपलब्धि कहा गया है और दूसरा है अर्थपति, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नॉलेज आ जाएगी? जैसे मेमोरी, स्मृति के आधार पर, डाउट, संशय, भ्रम, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये क्या है? ये इनवैलिड सोर्स बताएगा। अब न्याय फिलॉसफी में सेल्फ और लिबरेशन के बारे में क्या कहा गया है? तो न्याय फिलॉसफी में बताया गया है कि यूनिवर्स हैज काउंटलेस सेल्फ, यानी कि इसमें काउंटलेस सेल्फ्स की बात की गई है। आत्माएं क्या है? काउंटलेस है, अनगिनत है, विच आर कॉन्शियस इंटिटीज, और सारी की सारी जो है क्या है? कॉन्शियस है। हर एक में आपको कॉन्शियसनेस नजर आएगी। तो कॉन्शियसनेस जब किसी में होती है तो कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो कॉन्शियसनेस के आधार पर करता है, ठीक है, अलर्ट होकर काम करता है, तो वो लॉज ऑफ कर्मास में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी काम कर रहा है वो उसका खुद का डिसीजन है, तो जो भी वो काम करेगा कभी उसका काम सही होगा, कभी गलत होगा, तो उसके कारण जो सोल है वो क्या करेगी? सफरिंग और पेन को भी एक्सपीरियंस करेगी। भाई दुख दर्द भी आएंगे कर्मा के कारण, ठीक है। ड्यू टू कर्मा द सोल एक्सपीरियंस सफरिंग एंड पेन, ठीक है। अब ये जो सफरिंग और पेन है इससे लिबरेट कैसे हो सकते हैं? तो लिबरेशन कैसे मिल सकता है, मोक्ष कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, यानी कि जो लॉज ऑफ कर्मा में आप ट्रैप हो गए थे, जो कर्म का साइकिल, उससे जब आप मुक्त हो जाएंगे, उससे थोड़ा हट जाएंगे, तो आप लिबरेशन मोक्ष को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। इन लिबरेशन द सोल बिकम्स डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स। भाई जब व्यक्ति लिबरेट हो जाता है तो जो सोल है वो बॉडी और सेंस ऑर्गन से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। भाई ईश्वर के बारे में न्याय फिलॉसफी क्या कहती है, या ये थॉट ऑफ स्कूल क्या कहता है, ठीक है। न्याय फिलॉसफी कहती है कि ईश्वर एक है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है, ओमनी प्रेजेंट है, क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है यूनिवर्स का। अब न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? 4 इटर्नल एटम्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। वो 4 इटर्नल एटम कौन कौन से हैं? स्पेस, टाइम, माइंड और सोल, ठीक है। ये 4 इटर्नल एटम्स है जिनके द्वारा ये वर्ल्ड बना हुआ है। गॉड एफिशिएंट कोज माना गया है इस यूनिवर्स का, यानी कि गॉड क्या है? एफिशिएंट कोज है यूनिवर्स का, लेकिन उसमें ये 6 डिवाइन क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी डिवाइन क्वालिटीज होनी चाहिए? कि भाई ईश्वर में क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट ग्लोरी, असीम महिमा, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, पूर्ण सत्ता, अनक्वालिफाइड वर्च्यू, सुप्रीम ब्यूटी, परफेक्ट नॉलेज और कंप्लीट डिटैचमेंट। ये 6 क्वालिटीज किसकी बताई गई है? ईश्वर की बताई गई है।
उसके बाद बात करेंगे थ्योरी ऑफ कॉजेशन। तो थ्योरी ऑफ कॉजेशन यानी कि कार्य कारण सिद्धांत या कार्य प्रभाव सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं कि भी कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो न्याय फिलोसफी किसको सपोर्ट करती है? असत्कार्यवाद, जिसको आरंभवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है ये दो तरह की होती है, एक है सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन, दूसरी है न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन। सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन जिसको सत्कार्यवाद कहा गया है, सत्कार्यवाद का मतलब है कि जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जैसे दूध से दही का बनना, यानी कि दूध से दही का बनना यानी कि जो दूध है उसमें वो क्वालिटीज हैं कि दही बन सकता है, तो जो इफेक्ट है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये कौन कहता है? सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन, जिसको सत्कार्यवाद कहा गया है। इसको हम परिणामवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी अब न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या कहती है? असत्कार्यवाद में बिलीव करती है कि भाई जो इफेक्ट है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता कॉज में, वो एक न्यू क्रिएशन है। भाई दूध से दही का बनना, तो जो दही बना है वो एक न्यू क्रिएशन है। ठीक है, इसी तरह से अ पोट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्ले, भाई क्ले से, मिट्टी से घड़ा बनना, तो घड़ा एक न्यू क्रिएशन है। ठीक है, तो इसको आरंभवाद के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन यानी कि जो न्याय फिलोसफी है वो किसमें बिलीव करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, असत्कार्यवाद में बिलीव करती है। इसका मतलब है कि जो इफेक्ट है वो पहले से कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक न्यू क्रिएशन है। ठीक है, इफेक्ट क्या है? न्यू क्रिएशन है। दिस अपोज द सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन, यानी कि सांख्य थ्योरी को ये अपोज करती है। सांख्य थ्योरी सत्कार्यवाद को में बिलीव करती है और न्याय जो थ्योरी है वो क्या कहती है? असत्कार्यवाद को मानती है। अब एक बार बात कर लेते हैं एजुकेशन एंड न्याय फिलोसफी। भाई एजुकेशन के बारे में न्याय फिलोसफी में क्या कहा गया है, या हम कह सकते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है न्याय फिलोसफी का। ठीक है, क्योंकि जो बीएड वगैरह स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसमें यही होता है कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है न्याय फिलोसफी का। तो एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी, यानी कि जो बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करे, एक्वेशन ऑफ रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करे, अटेनमेंट ऑफ मोक्ष लिबरेशन को अटेन कर सके, एंडिंग पेन एंड सफरिंग, पेन और सफरिंग को एंड कर सके, और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि आत्मा, सेल्फ को समझ सकें। तो ये होनी चाहिए, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? मस्ट इंक्लूड नॉलेज रिलेटेड टू लिबरेशन, यानी कि इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए जो लिबरेशन से रिलेटेड हो। वैदिक टीचिंग्स की बात की गई है। थियोलॉजिकल सब्जेक्ट का मतलब जो रियलिटी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स की भी बात की गई है जो बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। इसके बाद अगर हम बात करें मेथड्स की, तो किस किस तरह के मेथड्स की बात की गई है? लॉजिकल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, लेक्चर, रेसिटेशन, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर मेथड्स, इस तरह के मेथड्स की बात की गई है क्योंकि ये लॉजिक से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ द टीचर्स। भाई टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर पर टीचर को मास्टरी होनी चाहिए, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर सके, लॉजिकल थिंकिंग को फोस्टर करे, स्टूडेंट्स को ट्रू नॉलेज और लिबरेशन के लिए गाइड करे। नेक्स्ट है रोल ऑफ द स्टूडेंट्स। भाई स्टूडेंट्स की क्या भूमिका रहेगी? तो डिफरेंशिएट रियल सेल्फ फ्रॉम बॉडी, भाई वो मतलब लॉजिकली चीजों को एनालाइज करे, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर चीजों को सोचे। ठीक है, थिंक लॉजिकली, और रियल सेल्फ को बॉडी से डिफरेंशिएट करने की नॉलेज उसको हो, सोल्व द लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, ऑब्टेन राइट नॉलेज, अचीव लिबरेशन। ठीक है, इसके बाद है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो ये जो थॉट ऑफ स्कूल है यानी कि न्याय फिलोसफी जो है ऑथोरिटेटिव और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जो डिसिप्लिन दूसरों के द्वारा इंपोज किया जाता है उसकी बात नहीं करती, सेल्फ डिसिप्लिन और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की गई है। यानी कि डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति खुद डिसिप्लिन में रहना सीखे, सेल्फ डिसिप्लिन और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की गई है। तो ये न्याय फिलोसफी का टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करेंगे वैशेषिक फिलोसफी की। तो देखिए न्याय फिलोसफी में जितनी भी मेन चीजें थी, जो जिस्ट था न्याय फिलोसफी का, वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर इतना जितना मैंने आप लोगों को करवाया है इतना अगर आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका न्याय फिलोसफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिस हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वैशेषिक फिलोसफी। तो वैशेषिक फिलोसफी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? कनाद मुनि है। कुछ लोगों का मानना है उल्लूका, मतलब उल्लूका को इसका फाउंडर माना गया है, जिसके कारण इसको ओलुके फिलोसफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वैशेषिक फिलोसफी का मतलब क्या है? यानी कि जो वैशेषिक का शब्द है ये कहां से आया है? विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलरिटी, विशिष्टता की बात की गई है। ठीक है, मतलब विशिष्टता, पर्टिकुलर की बात की गई है। अब ये सिस्टम है जो ये फिलॉसफी है, इसमें 7 कैटेगरीज बताई गई हैं। ठीक है, 7 कैटेगरीज बताई गई हैं। तो जो महर्षि कनाद हैं, जो फाउंडर हैं इस फिलॉसफी के, उन्होंने पहली 6 कैटेगरीज मेंशन की हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से 7 पदार्थ, 7 कैटेगरीज की बात की गई है। और जो लास्ट वाला है जिसका नेम क्या है? अभाव, वो किसके द्वारा ऐड किया गया है? उनके जो कमेंटेटर थे
उनके द्वारा, जिन्होंने पढ़ा इंटरप्रेट किया, उनके द्वारा ये ऐड किया गया है। तो पहली 6 कैटेगरीज महर्षि कणाद की मुनि के द्वारा दी गई हैं। जो सातवां पदार्थ या 7वीं कैटेगरी है वो किसके द्वारा, कमेंटेटर्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब वैशेषिक फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स क्या कहता है। मेटाफिजिक्स क्या है, मतलब रियलिटी क्या है। तो रियलिटी क्या है, प्लूरलिस्टिक है, बहुवादी है, यानी कि जो कि वैरायटी और डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी या सोर्सेज ऑफ नॉलेज की अगर बात करें कि विज्ञान कहाँ से आता है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलॉसफी, तो वैशेषिक फिलॉसफी 2 वैलिड सोर्स मानती है नॉलेज के। कौन कौन से, परसेप्शन और इन्फेरेंस। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू और लॉजिकल रीजनिंग, अनुमान के थ्रू नॉलेज आती है। दो वैलिड सोर्स माने गए हैं किसके द्वारा, वैशेषिक दर्शन के द्वारा। अब इसके बाद बात करेंगे 7 कैटेगरीज, कौन कौन सी 7 कैटेगरीज बताई गई हैं, यानी कि जो रियलिटी को क्लासिफाई किया गया है वैशेषिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, तो उसकी 7 कैटेगरीज बताई गई हैं, 7 पदार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से, पहला है सब्सटेंसेस, द्रव्य। ठीक है, तो 9 टाइप के सब्सटेंसेस बताए गए हैं, जिनमें 5 जो है फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जिनको हम पंचभूत कहेंगे, और 4 नॉन फिजिकल एलिमेंट्स है। तो जो फिजिकल एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या आ जाएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जो नॉन फिजिकल एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या आ जाएगा, टाइम, स्पेस, सेल्फ और माइंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सब्सटेंसेस हैं। 9 सब्सटेंसेस की बात की है। क्वालिटीज की अगर बात करें तो 24 क्वालिटीज है, जैसे कलर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल, टच, नंबर, साइज, ये क्या है, ये क्वालिटीज है। तो इस तरह की 24 क्वालिटीज बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कर्म। ठीक है, एक्शन, तो कितने तरह के एक्शन बताए गए ये आपको पता होना चाहिए। 5 टाइप के एक्शन की बात की गई है। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। क्या क्या है, उत्क्षेपण का मतलब अपवर्ड मोशन, अवक्षेपण का मतलब डाउनवर्ड मोशन, अंकुचन का मतलब जो सिकुड़ना किसी चीज का, कॉन्ट्रैक्शन, और प्रसारण का मतलब एक्सपेंशन, फैलना, गमन का मतलब लोकोमोशन। ठीक है, तो ये 5 टाइप के कर्म बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जर्नलिटी। जर्नलिटी का मतलब सामान्य, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इसके बाद है पर्टिकुलरिटी का मतलब विशेष, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। इनहेरेंस, इनहेरेंस का मतलब समवाय, समवाय का मतलब इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड इट्स क्वालिटीज। मतलब कुछ चीजें इनहेरेंट होती है, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, सब्सटेंस और उसकी क्वालिटीज को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि अभाव। अब ये जो पहली 6 कैटेगरीज हैं ये महर्षि कणाद के द्वारा दी गई है। 7वीं कैटेगरी दूसरे लोगों के द्वारा ऐड की गई है। तो अभाव 2 प्रकार के हैं, संसर्ग अभाव और अन्य अभाव। बस ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, मेन चीजें याद रखनी है, आपको बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 प्रकार के। संसर्ग अभाव का मतलब क्या है कि भाई जो 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप है उसके बीच में जो एब्सेंस है, उसके बीच की जो अनुपस्थिति है उसको दर्शाता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। एक है प्राग अभाव कि भाई पहले से ही किसी चीज का अभाव है। ध्वंस अभाव का मतलब है कि चीज जो नष्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद उसका अभाव हो गया। और अत्यंत अभाव का मतलब एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे आकाश में कमल के फूल, तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसका अभाव। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की बात की गई है। कौन कौन सी, प्राग अभाव, ध्वंस अभाव और अत्यंत अभाव। और दूसरा क्या है, अन्य अभाव, यानी कि म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। इट रिफर्स टू द म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। भाई जो 2 चीजें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। जैसे अ टेबल इज नॉट अ चेयर एंड अ चेयर इज नॉट अ टेबल। भाई जैसे एक कुर्सी है वो मेज नहीं हो सकती, मेज क्या है, कुर्सी नहीं हो सकती। तो दोनों ही चीजें क्या है, डिफरेंट है। तो वैशेषिक फिलॉसफी में ये जो 7 कैटेगरीज की बात की गई है, ये मेनली इनके नाम आपको पता होना चाहिए। इनका सीक्वेंस वगैरह पूछा जा सकता है, या एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनको आपको लर्न करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि वैशेषिक फिलॉसफी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल में ही आप लोगों को बता दिया है। अब वैशेषिक फिलॉसफी भी असत्कार्यवाद को फॉलो करती है। ये जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई वैशेषिक फिलॉसफी सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद किस में बिलीव करती है। ठीक है, तो किस में बिलीव करती है, असत्कार्यवाद को फॉलो करती है कि भाई जो इफेक्ट है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता कॉज में, वो एक न्यू क्रिएशन है। ठीक है, वैशेषिक फिलॉसफी भी भगवान में बिलीव करती है, गॉड को सुप्रीम रूलर मानती है, वही क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है, जितना भी मतलब मूवमेंट हो रहा है उस सबको कंट्रोल कौन करता है, गॉड करता है। अब बॉन्डेज और लिबरेशन के बारे में वैशेषिक फिलॉसफी क्या कहती है, यानी कि ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि भाई जो बॉन्डेज है, जो सफरिंग है, वो किसके कारण होता है, इग्नोरेंस के कारण। लिबरेशन, वाइल लिबरेशन कम्स थ्रू राइट नॉलेज। भाई लिबरेट कैसे हो सकता है, राइट नॉलेज के थ्रू व्यक्ति लिबरेट हो सकता है। अ पर्सन हु अटेन्स लिबरेशन बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स एंड प्लेजर्स, यानी कि जितने भी दुख दर्द है उन सब से व्यक्ति मुक्त कब हो सकता है, जब वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो सोल होती है जो लिबरेट हो जाती है वो बिल्कुल प्योर होती है और कोई किसी प्रकार की नीड उसको नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर बॉन्डेज का कारण क्या बताया गया है, इग्नोरेंस, और लिबरेशन आपको कैसे अचीव हो सकता है, थ्रू राइट नॉलेज। अब बात करेंगे वैशेषिक फिलॉसफी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, भाई शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा गया है, नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए। भाई इट शुड हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड रियलिटी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। भाई बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के थ्रू चीजों को समझ सकें, ठीक है, तो रियलिस्टिक और एनालिटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन, भाई शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलॉसफी, यानी कि जिसके द्वारा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा ट्रू नॉलेज को अटेन किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, 7 कैटेगरीज ऑफ रियलिटीज की बात की है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें। मोरल और इथिकल डेवलपमेंट की बात की गई है। एजुकेशन शुड एलिमिनेट इग्नोरेंस एंड प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। लिबरेशन यानी कि अल्टीमेट गोल क्या है, फ्री द सोल फ्रॉम इग्नोरेंस एंड सफरिंग, यानी कि आत्मा जो है इग्नोरेंस और सफरिंग से मुक्त हो सके, और वो कैसे हो सकती है, राइट नॉलेज के थ्रू। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम की। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, जिसमें नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान वाले सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस जैसे स्टडी ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, टाइम एंड मैटर, लॉजिक एंड रीजनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो वैलिड नॉलेज और लॉजिकल आर्गुमेंट से रिलेटेड हो। इथिक्स एंड मोरलिटी, नैतिक और आचार शास्त्र से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को गुड कंडक्ट और राइटियस लिविंग के बारे में समझाएं, इस तरह के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स की भी बात की गई, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सेल्फ, रियलिटी एंड अल्टीमेट ट्रूथ्स, ठीक है। तो किस तरह के सब्जेक्ट्स की बात की गई है, प्राकृतिक नेचुरल साइंस, लॉजिक एंड रीजनिंग की बात की गई है, इथिक्स एंड मोरलिटी वाले सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स से रिलेटेड होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। तो ये किस पर फोकस करती है, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्सपेरिमेंट, इस तरह के मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ द टीचर। भाई टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर कैसा होना चाहिए, गाइड एंड मेंटर, मार्गदर्शक होना चाहिए, मेंटर की तरह होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को इनवैलिड और वैलिड नॉलेज क्या है उसमें डिफरेंशिएट करना सिखा सके, स्टूडेंट्स को साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग के लिए इंकरेज करे, और बच्चों में मोरल और इथिकल वैल्यूज को टीच कर सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी कि सीकर ऑफ ट्रूथ, सत्य का खोजी होना चाहिए। मस्ट डेवलप अ क्वेश्चनिंग एंड एनालिटिकल माइंड, ऑब्जर्वर और थिंकर होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड और इथिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैशेषिक फिलॉसफी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या रहेगा ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने न्याय फिलॉसफी और वैशेषिक फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझा। अब ये दो फिलॉसफी हमने डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिक से लेके एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी कि बेसिक चीजें भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं जो पहले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो कौन है, गौतम, कन्नड़ा, पतंजलि, कपिल। तो कौन है, महर्षि गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैशेषिक फिलॉसफी वाज फाउंडेड बाय। भाई वैशेषिक फिलॉसफी के फाउंडर कौन है, पतंजलि, कन्नड़ा, गौतम और कपिल। देखिए इंग्लिश में हम कन्नड़ा बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं, कनाद मुनि, ठीक है। कनाद, महर्षि कनाद के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 कैटेगरीज, यानी कि जो 7 कैटेगरीज हमने वैशेषिक फिलॉसफी में पढ़ी थी, तो इनमें से उनमें कौन सी नहीं है। अब ये 7 की 7 आपको याद होंगी, तभी आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी नहीं है। पहली क्या है, द्रव्य जिसको सब्सटेंस कहा गया है, गुना, क्वालिटी, कर्मा और आत्मा। तो ये पहली 3 तो हमने पढ़ी थी, सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, ठीक है। सब्सटेंस 9 है, क्वालिटी 24 है, एक्शन 5 है, तो आत्मा नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं होगा, आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ वैलिड मीन ऑफ नॉलेज। प्रमाण, मतलब इनमें से ये 4 दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा वैलिड मीन ऑफ नॉलेज नहीं है, यानी कि वैलिड सोर्स नहीं माना गया है नॉलेज का। तो 4 सोर्सेज हमने पढ़े थे, कौन कौन से, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, इंट्यूशन नहीं है, ठीक है। परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, और चौथा कौन सा था, वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, इंट्यूशन। देखिए आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि आपको समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्याय फिलॉसफी द टर्म हेतु रिफर्स टू। तो हेतु का मतलब क्या है, न्याय फिलॉसफी में हमने पढ़ा था ना कि वो उसके अलग अलग नाम है। हेतु का मतलब क्या है, कंक्लूजन, रीजन और कॉज, एग्जाम्पल या साइलोजियम क्या है,
कॉज, ठीक है, हेतु का मतलब क्या है, कॉज, साइंस ऑफ कॉज, रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ समवाय, हिंदी में कैसे लिखेंगे, समवाय, ठीक है, ये क्या है, समवाय। वैशेषिक फिलॉसफी में एक समवाय वर्ड आया है, उसका मतलब क्या है, इनहेरेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, पर्टिकुलरिटी या यूनिवर्सलिटी। तो इनहेरेंस है, क्या है, इनहेरेंट, यानी कि कुछ चीजें इनहेरेंट होती है जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी थी, आई थिंक 6 कैटेगरी थी, जो पदार्थ हमने 7 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, तो उसमें इनहेरेंस क्या है, 6th है, जिसको हम समवाय भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द न्याय वैशेषिक व्यू ऑन लिबरेशन। भाई न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी में लिबरेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लिबरेशन इज अचीव्ड थ्रू रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, यानी कि जो वैदिक परंपराएं थी, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस थी, उसके द्वारा लिबरेशन को अचीव किया जा सकता है, ये कहा गया है। लिबरेशन इज द सेसेशन ऑफ ऑल सफरिंग्स थ्रू ट्रू नॉलेज। लिबरेशन इज ग्रांटेड बाय डिवाइन ग्रेस अलोन। लिबरेशन इज अनअटेनेबल इन ह्यूमन लाइफ। तो क्या कहा गया है न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी में कि भी राइट नॉलेज के द्वारा ही लिबरेशन को अचीव किया जा सकता है। क्या है, लिबरेशन इज द सेसेशन ऑफ ऑल सफरिंग्स थ्रू ट्रू नॉलेज। भाई जितनी भी सफरिंग्स है उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है, राइट नॉलेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्याय फिलॉसफी परमाना रिफर्स टू। भाई परमान हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, परमान, ठीक है। परमाना का मतलब क्या है न्याय फिलॉसफी में, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, द सब्जेक्ट हु नोज, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। तो परमान का मतलब क्या है, द मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ठीक है, यानी कि वैलिड नॉलेज के मीन्स क्या क्या है उसको क्या कहा गया है, प्रमाण, जिसमें 4 तरह की वैलिड नॉलेज की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलॉसफी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर देयर। कितने तरह के सब्सटेंसेस की बात की गई है, 5, 7, 9 या 11, ठीक है। वैशेषिक फिलॉसफी में कितने तरह के सब्सटेंसेस, कितने तरह के द्रव्य बताए गए हैं, पहला ही जो 7 कैटेगरीज थी उनमें पहला ही क्या था, सब्सटेंसेस। तो कितने तरह के सब्सटेंसेस, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज नोन एज। भाई न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन को किस नाम से जाना जाता है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, विवर्तवाद या परिणामवाद, ठीक है। तो किसके नाम से जाना जाता है, असत्कार्यवाद, ठीक है। न्याय थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, असत्कार्यवाद को, यानी कि जो इफेक्ट है वो प्री एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक न्यू क्रिएशन है। इफेक्ट कोज में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक न्यू क्रिएशन है, ठीक है। और जो सांख्य थ्योरी ऑफ कॉजेशन है वो किसको मानती है, उसका क्या नाम है, सत्कार्यवाद। और ये जो परिणामवाद है ये किसका दूसरा नाम है, सत्कार्यवाद का ही नाम है। और असत्कार्यवाद का दूसरा नाम क्या है, आरंभवाद। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता जाती हूँ बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैशेषिका कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष परटेन्स टू। भाई वैशेषिक फिलॉसफी में एक विशेष, मतलब जो वैशेषिक फिलॉसफी है, वैशेषिक वर्ड है वो विशेष से डराइव हुआ है। तो ये विशेष का मतलब क्या है, commonality among entities, particularity that distinguish individual atoms, the relationship between cause and effect, the process of perception। तो क्या है, particularity यानी कि विशिष्टता को दर्शाता है, ठीक है। विशेष का मतलब विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी अनुमाना रिफर्स टू। भाई न्याय एपिस्टेमोलॉजी यानी कि न्याय में फिलॉसफी में जो नॉलेज की हमने बात की थी, तो उसमें एक वर्ड आया था अनुमान, अनुमाना। अनुमाना का क्या मतलब है, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन या टेस्टिमनी। तो अनुमान का मतलब अनुमान लगाना, इन्फेरेंस की बात की गई है, ठीक है। अब हिंदी में आपको पता होना चाहिए, जैसे परसेप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष है। इन्फेरेंस का मतलब अनुमान है। कंपैरिजन का मतलब उपमान है, ठीक है। टेस्टिमनी का मतलब जो शब्द नॉलेज, शब्द वाली नॉलेज है उसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ गुना या क्वालिटी इन वैशेषिक फिलॉसफी। यानी कि इनमें से जो क्वालिटीज की बात की गई है वैशेषिक फिलॉसफी में, जो 7 पदार्थ हमने पढ़े थे, ठीक है। पहला था सब्सटेंस, ठीक है, द्रव्य कितने होते हैं, क्वालिटीज कितनी है, एक्शन कितने हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वालिटीज की बात की गई है, तो उसमें 24 क्वालिटीज की बात हमने की थी, हमें ये तो पता है 24। तो उसमें कुछ मैंने एटसेट्रा में लिखे हुए थे कि भी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे कलर हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्वालिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ क्वालिटी। तो कौन सी, टाइम, स्पेस, माइंड या कलर। तो कौन सी क्वालिटी है, कलर, ठीक है। टाइम, स्पेस और माइंड क्वालिटीज नहीं है, क्या है, कलर। उनमें से कुछ कुछ क्वालिटीज मैंने इंक्लूड कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिका द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स इज। भाई न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट कॉज है सफरिंग्स का, जितनी भी सफरिंग्स है उनका अल्टीमेट कॉज क्या है, डिजायर,
इग्नोरेंस, कर्मा या अटैचमेंट। तो क्या है? इग्नोरेंस, यानी कि जितनी भी सफरिंग्स है उसको उनका खोज क्या बताया गया है? इग्नोरेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने न्याय फिलॉसफी और वैशेषिक फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बेहतर तरीके से हो सके। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सांख्य और योगा फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।